जय हिंद दोस्तों। आज बात करते हैं क्लास 12th के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट की और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप नंबर अर्जित कर सकते हो जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और आपको मालूम है गद्य और पद्य से आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। 5-5 नंबर के जो साहित्यिक परिचय आते हैं वो आपको लिखने हैं। तो कैसे लिखना है एक ही बार में आपके दिमाग में प्रवेश कर जाएगा और 2-3 बार आपने देख लिया तो आपको ना नोट्स बनाने की ज़रूरत है और ना ही लिखने की ज़रूरत है। आप पेपर में बस लिख के आओगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में। तो दोस्तों देखो, वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 में हुआ था। कब हुआ था? 1904 में। कहाँ हुआ था? मेरठ में। मेरठ के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। तो कैसे सेंटेंस लिखोगे वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 में खेड़ा, मेरठ के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। इनके माता पिता शुरुआत में कहाँ रहते थे? लखनऊ रहते थे। तो इनकी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत कहाँ से हुई? लखनऊ से हुई। लेकिन बाद में ये उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले गए? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और वहाँ से इन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की तथा फिर इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन शोध किया, पाणिनिकालीन भारत। यानी पाणिनिकालीन यानी उस समय भारत कैसा था, इस पर इन्होंने रिसर्च की और जो इस पर इन्होंने शोध दिया, इसके लिए काशी विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्हें हिंदी के साथ साथ पाली, अंग्रेजी, संस्कृत जैसी भाषाओं का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। ये पुरातत्व के महान विद्वान थे और ऐसे महान लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी का देहावसान 1967 ईस्वी में हो गया। इन्हें इनकी प्रतिभा के लिए लखनऊ और मथुरा के जो पुरातत्व संग्रहालय थे वहाँ का निरीक्षक बनाया गया। कहाँ के? लखनऊ और मथुरा के जो पुरातत्व संग्रहालय थे यहाँ का निरीक्षक बनाया गया। इन पॉइंट को जरूर इंक्लूड करना। साथ साथ में केंद्रीय पुरातत्व विभाग का संचालक भी बनाया गया और जो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली था उसका अध्यक्ष बनाया गया। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जो थे वो प्रसिद्ध किस लिए थे? तो निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध थे, संपादक के रूप में। संपादक का मतलब होता है कि रचनाओं को प्रकाशित करने के मामले में भी विख्यात थे, और अनुसंधाता थे। अनुसंधाता मतलब नई नई चीज़ों की खोज करने वाले व्यक्ति भी थे। इनकी दोस्तों कृतियाँ याद रखना कि भारत की भूमि पर किसका जन्म हुआ? पृथ्वी पुत्र का। और उसने क्या लगाया? कल्पना का एक वृक्ष, राइट। और उस कल्पना के वृक्ष में क्या आई? कला और संस्कृति, और वही कला और संस्कृति आज भी चल रही है। तो इस पैटर्न से रचनाओं को याद रखना। भारत की भूमि, पृथ्वी पुत्र, कल्प वृक्ष, कला संस्कृति और वाग्य धारा। अब इसको 1-2 बार आप अपने आप रिपीट करो और फिर इसे पॉज करके वीडियो और लिख के देखो। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिकली देवी था। ये हिंदी के बहुत ही महान ज्ञाता और संस्कृति के भी बहुत महान ज्ञाता थे। हिंदी बहुत अच्छी आने के कारण इन्हें शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। साथ साथ 1957 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी ग्रंथ अकादमी का अध्यक्ष भी बनाया गया। ऐसे महान क्रांतिकारी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का देहावसान 19 मई सन 1979 को हो गया। और ये विख्यात किस लिए थे? ये अपने निबंधों के लिए बहुत विख्यात थे, अर्थात ये महान निबंधकार थे। अपने आलोचन के लिए बहुत विख्यात थे, यानी आलोचककार थे। और अपने उपन्यास यानी उपन्यासकार थे, उपन्यासों के लिए बहुत विख्यात थे। साथ साथ ललित निबंधकार भी थे, यानी बहुत अच्छे अच्छे निबंध लिखते थे, उसके लिए भी बहुत विख्यात थे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुछ मुख्य रचनाएं हैं, जैसे कि अशोक के फूल, जैसे कि लाल कनेर, जैसे कि मेरा बचपन और विश्व परिचय। अशोक के फूल, लाल कनेर, मेरा बचपन और विश्व परिचय। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 1-2 बार आप वीडियो को देखिए और फिर पॉज करके इसे लिख के देखिए और बहुत बेहतरीन ढंग से आप लिख पाएंगे। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं पद्य के जीवन परिचय की। पद्य में 5 नंबर के जीवन परिचय आते हैं और जो मैं बताने जा रहा हूँ ये 100% आएगा, आप इसे ज़रूर करके जाना। तो चल शुरू करते हैं महादेवी वर्मा के बारे में। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ और साथ साथ दोस्तों इनका जन्म होली के दिन हुआ था, राइट। इनकी माता का नाम हेम रानी था, जो कि एक छोटी पूरी कवित्री थीं,
छोटी पूरी रचनाएं किया करती थीं। इनके नाना जो थे वो ब्रज भाषा में अच्छी अच्छी कविताएं लिखा करते थे। तो महादेवी वर्मा पर जो एक प्रभाव पड़ा वो इनके नाना और इनकी मम्मी यानी हेम रानी का पड़ा, जिसके कारण इनका भी झुकाव काव्य की ओर हुआ। इनकी माता की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, जिसलिए महादेवी वर्मा का विवाह जल्दी हो गया। यानी इनका विवाह 9 वर्ष की उम्र में स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ। तो दोस्तों देखो, 9 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ स्वरूप नारायण वर्मा से। लेकिन उसी समय थोड़े दिन के बाद इनकी माता हेमरानी का स्वर्गवास हो गया, और स्वर्गवास हो जाने के बाद इनकी परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं रहीं। लेकिन बावजूद इन्होंने पढ़ाई को नहीं छोड़ा, क्योंकि पढ़ाई ही है जो आपके जीवन को बदल सकती है। इसलिए इन्होंने भी पढ़ाई को नहीं छोड़ा, और उसका परिणाम यह था कि इन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की सभी परीक्षाएं फर्स्ट डिवीज़न पास की। इसी की वजह से इन्हें प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य का पद दिया गया। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं हासिल हो जाती, उसके लिए मेहनत लगती है, उसके लिए शिद्दत लगती है, तब कोई चीज़ हासिल होती है। महादेवी वर्मा का स्वर्गवास 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हुआ। महादेवी वर्मा ने मैट्रिक जैसे ही पास की थी, तुरंत इन्होंने रचनाएं लिखना प्रारंभ कर दिया। इनकी सबसे पहली रचना चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई, और इनकी जितनी भी रचनाएं थीं सब में करुणा, भावुकता, रहस्यवाद और वेदना दिखाई देती है। महादेवी वर्मा को ऐसे अनगिनत पुरस्कार मिले, जैसे कि केसरी, जैसे कि मंगला प्रसाद, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार और भारत भारती जैसे अच्छे अच्छे पुरस्कार इन्हें दिए गए। और क्यों न दिए जाएं, जिसके अगर विवाह 9 वर्ष की उम्र में हो जाए और वो व्यक्ति अगर इतना बड़े बड़े काम कर जाए तो वो कोई साधारण पुरुष नहीं होगा। इसलिए महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। साथ साथ इन्हें पीढ़ा की गायिका कहा जाता है, क्योंकि पीढ़ा के बारे में वही बता सकता है जिसने पीढ़ाएं झेली हों, और शायद महादेवी वर्मा की इतनी पीढ़ाएं किसी ने झेली हों। ऐसे व्यक्तियों को मेरा सत सत नमन है। महादेवी वर्मा की कृतियां दोस्तों कौन कौन हैं? नीरजा, निहार, दीपशिखा और सांध्य गीत। नीरजा ने निहारा किसे, दीपशिखा को कब? शाम के समय, यानी संध्या गीत। ऐसे याद कर लेना। एक दो बार वीडियो देखो, पॉज करके लिख के देखो, उम्मीद है कि आप आराम से लिख पाओगे। अब बात करते हैं सुमित्रानंदन पंत के जीवन परिचय की। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को अल्मोड़ा के कौसाने नामक ग्राम में हुआ था। जैसे इनका जन्म हुआ तो इनके 6 घंटे जन्म के बाद इनकी माता का देहावसान हो गया, जिसके बाद इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया। और इनकी जब शिक्षा दीक्षा शुरू हुई तो इनकी शिक्षा दीक्षा अल्मोड़ा से शुरू हुई, और जब अल्मोड़ा में ये नाम लिखाने गए, स्कूल गए, तो इन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत कर लिया, तथा 1950 में इन्हें ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता बने। इनका स्वर्गवास 28 दिसंबर सन 1977 को हुआ। 7 वर्ष की उम्र में ही कविता लेखन इन्होंने प्रारंभ कर दिया। सन 1916 में गिरजे का घंटा इनकी सबसे पहली रचना आई, और 1920 में उच्छ्वास और ग्रंथि नामक रचनाएं इनके द्वारा प्रकाशित की गईं, अर्थात रची गईं। और ये महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए महात्मा गांधी के सत्याग्रह में शामिल होने के लिए चले गए। लेकिन बहुत ज़्यादा सरल स्वभाव के होने के कारण सुमित्रानंदन पंत वहाँ टिके नहीं, यानी नहीं रुक पाए, और फिर से अपनी रचनाओं की ओर वापस आ गए। इन्होंने 1927 में वीणा नामक महाकाव्य लिखा, 1928 में पल्लव नामक महाकाव्य लिखा। इसके 10 साल बाद यानी 1939 में इन्होंने काला कांकर नामक महाकाव्य लिखा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इनकी रचनाएं क्या हैं? पल्लव ने बीड़ा पकड़ा, गुंजन किया, और चला कहाँ युग पथ पर उतरा, और युगांत तक चलता रहा। तो पल्लव, वीणा, गुंजन, युग पथ और उतरा और युगांत इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन रचनाओं को जरूर इंक्लूड करें, और उम्मीद है कि सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय आपको याद हो गया होगा। सुमित्रानंदन पंत का साहित्यिक परिचय आप बहुत बेहतरीन ढंग से लिख सकते हो। सुमित्रानंदन पंत ने क्या क्या किया है ये ज़रूर इंक्लूड कर देना, और जब भी इन्हें लिखना तो इनको ब्लैक पेन से लिखना, ताकि लेखक की नज़र, कापी चेक करने वाले की नज़र इन पर सीधे पड़े और आपको 5 नंबर पूरे मिल सकें। दोस्तों, सोच के देखो, सुमित्रानंदन पंत जैसे महान व्यक्तियों ने 7 वर्ष की उम्र में रचनाएं करना प्रारंभ कर दिया था, तो किस तरीके का व्यक्तित्व रहा होगा सुमित्रानंदन पंत का। उम्मीद है आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब आपके 10 नंबर कंप्लीट होते हैं।
अब चलते हैं 5 नंबर आपको मिलेंगे दोस्तों कहानी से, और ये कहानी आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगी। बस आप कहानी सुन लेना ध्यान से। देखो दोस्तों, एक गांव होता है। उस गांव में 2 टोलियां थीं, एक का नाम राजपूत टोली और एक का नाम महतो टोली था। महतो टोली के सदस्य जो थे, ये रामनवमी का मेला देखने के लिए सभी लोग गए। अब इस महतो टोली में कुछ मुख्य लोग थे जिन्हें पंच कहते थे। इन पंचों ने रामनवमी के मेले में जाके एक पेट्रोमैक्स खरीदा। अब ये पेट्रोमैक्स खरीदा किसने? पंचों ने। तो गांव के लोगों ने इसे पंच लाइट कहा, क्योंकि अब से पंच लेके आए थे ना, इसे पंच लाइट कहा। अब ये पेट्रोमैक्स खरीदने के बाद महतो टोली के सदस्यों के पास 10 रुपये जो बचे, इससे इन्होंने पूजा की सामग्री खरीद ली, ताकि इन्होंने कहा कि हवन समन कर लेंगे तो और बढ़िया रहेगा। अब जब पेट्रोमैक्स गांव आ गई, महतो टोली के सदस्यों के पास आ गई, तो इस टोली के सदस्य इतने खुश थे, इतने खुश थे कि उस दिन पूरे गांव में कहीं ढिवरी नहीं जली। ढिवरी का मतलब होता है लाइन टेन, जैसे पहले दिया जला करते थे, उन्हें ढिवरी कहा गया। इस खुशी में भजन कीर्तन की व्यवस्था की गई, टेंट पंडाल लगाया गया। लेकिन एक समस्या बहुत बड़ी थी कि महतो टोली में कोई भी सदस्य ये पेट्रोमैक्स जलाना जानता ही नहीं था। अब क्या होता है, जब यहाँ कोई पेट्रोमैक्स चलाना ही नहीं जानता, तो राजपूत टोली ने इन लोगों का मजाक बनाया कि देखो लेके तो चले आए हैं पेट्रोमैक्स, लेकिन जलाना तो आता ही नहीं। तो ये जब इन्होंने मजाक बनाया, तो इस मजाक से ये लोग बहुत दुखी हुए, आहत हुए। तो इन लोगों ने क्या हुआ, ये जो मजाक बनाया, इन लोगों ने मजाक सहन किया। अब इनकी टोली में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जो ये पेट्रोमैक्स जला सकता था। अब समस्या एक थी कि महतो टोली के सदस्यों को कहना था कि पेट्रोमैक्स जलाएगा तो हमारी टोली का सदस्य जलाएगा, वरना हम इस पेट्रोमैक्स को ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। तो इससे पता चलता है कि गांव में जो लोगों में आपसी मतभेद होता है वो किस लेवल का होता है। अब देखो, इसी कहानी में एक व्यक्ति की एंट्री होती है जिनका नाम है गुलरी काकी, राइट। तो गुलरी काकी की बेटी थी मुनरी, और इस मुनरी की फ्रेंड थी कनेरी, और मुनरी का जो प्रेमी था उसका नाम गोधन था। ये मुनरी का प्रेमी जो था गोधन, ये पंचलाइट जलाना जानता था, बशर्ते इसका हुक्का पानी पहले से बंद था, अर्थात ये गांव के बाहर रहता था। मुनरी को ये बात पता थी कि ये गोधन पंचलाइट जला लेता है और जला सकता है। अब ये मुनरी कहे किससे? सरदार से तो कह नहीं सकती भाई, अब गुलरी काकी से भी नहीं कह सकती। तो इसने ये बात अपनी फ्रेंड कनेरी को बताई कि यार कनेरी देखो, वो अपना वाला है ना, यानी अपना जो प्रेमी है वो पंचलाइट जला सकता है। कनेरी ने जाके ये बात सरदार को बता दी। अब सरदार ने आपस में डिस्कस किया, मतलब जो पंच लोग थे उन्होंने आपस में डिस्कस किया कि भाई क्या किया जाए, कि पंचलाइट इससे गोधन से जलवाई जाए या महतो टोली से। तो इन लोगों ने कहा कि महतो टोली के लोगों से जलवाने से अच्छा है कि भैया अपनी टोली के सदस्य से जलवा लो, कम से कम बेइज्जती होने से तो बचेगी। तो इन्होंने, सरदार ने यहाँ से छड़ीदार को भेजा कि जाओ गोधन को बुला लाओ। तो छड़ीदार आया, लेकिन गोधन ने छड़ीदार को भगा दिया कि भैया हम पेट्रोमैक्स जला नहीं पाएंगे। अब सरदार समझता था कि किसे भेजना चाहिए, तो सरदार ने गुलरी काकी को भेजा। अब गुलरी काकी गई तो गुलरी काकी जाएंगी तो भाई अब गोधन तो आएगा ही आएगा। तो गोधन गुलरी काकी के कहने से आया, और इसने क्या किया, उस पेट्रोमैक्स में तेल भरा, और तेल भर के क्या किया, लोगों से स्पिरिट मांगी। अब स्पिरिट लोगों को पता ही नहीं था क्या स्पिरिट होती है, तो लोग चौंक गए। अब फिर से लोग उदास हो गए कि अब भाई स्पिरिट नहीं है तो जल नहीं पाएगी। तो लोगों ने कहा कि स्पिरिट के अलावा और कोई जुगाड़ नहीं है जिसकी मदद से ये पेट्रोमैक्स जल सके। तो जो गोधन था उसने कहा कि हाँ है ना जुगाड़, गरी का तेल लाओ। तो गरी के तेल की मदद से उसने पेट्रोमैक्स को जला दिया, और पेट्रोमैक्स जलते ही सब में बहुत खुशियाँ आ गई, बहुत सुख हो, मतलब बहुत मौज मस्ती होने लगी। और फिर उस दिन महावीर प्रसाद के खूब भजन कीर्तन गाए गए, और यहीं पर मुनरी ने गोधन की तरफ अपनी हसरत भरी निगाहों से, मतलब प्रेम भरी निगाहों से देखा। साथ साथ गुलरी काकी ने गोधन को अपने घर पे खाने के लिए, शाम का भोजन खाने के लिए बुलाया। वहाँ पर मुनरी से मुलाकात हुई, और फिर से मुनरी ने एक बार हसरत भरी निगाहों से गोधन की तरफ देखा। साथ साथ सरदार ने गोधन से कहा कि जाओ गोधन, अब तुम खूब सलीमा का गाना गा सकते हो, तुमने हमारे समाज की इज्जत बचाई है। तो दोस्तों यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है। अगर आपने इस कहानी को ध्यान से 1-2 बार सुन लिया तो पूरी कहानी आप लिख के आओगे। अब चलते हैं आगे।
अब बहादुर कहानी समझो दोस्तों। बहादुर कहानी अमरकांत द्वारा लिखी गई एक मनोवैज्ञानिक चरित्र प्रधान घटना है। तो होता क्या है, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर होता है। ये नेपाली लड़का होता है, पहाड़ी लड़का होता है, राइट। इसके पिता का जो देहांत हुआ वो युद्ध के कारण, मतलब युद्ध में हुआ। इनकी माता जो थी, दिल बहादुर की जो माता थी, वो इसे बहुत पीटती थी। तो इसने क्या किया, अपना बोरिया बिस्तर उठाया और घर से भाग गया। घर से भाग के कहाँ पहुँचा, निर्मला के घर पहुंचा। निर्मला एक मध्यम वर्गीय परिवार की मुखिया थी, तो इनके घर में इसने नौकरी कर ली। अब बहादुर जब इनके घर में नौकरी करने लगा तो इनके बर्तन धुलना, इनके घर की साफ़ सफाई करना, इन मतलब जितने भी काम होते थे, कपड़े धुलना, ये सब बहादुर करता था। बहादुर सुबह उठ जाता था, देर रात तक काम करता रहता था। उधर सुबह जल्दी उठता था, फिर देर रात तक काम करता रहता था। इससे निर्मला को बहुत अच्छा लगने लगा, मज़ा आने लगा, घर साफ़ सुथरा रहने लगा। बहादुर, निर्मला सब मौज में रहने लगे, क्योंकि निर्मला का तो काम होने लगा भाई, वो क्यों न मौज में रहे। निर्मला का एक लड़का था किशोर, ये बहुत ही मक्कार था और इसे अपने पैसे पर बहुत घमंड था। तो ये अपने सारे के सारे काम बहादुर से करवाया करता था, और जब बहादुर नहीं करता था तो बहादुर को गाली देने लगता था। एक दिन किशोर ने बहादुर से कहा कि तुम बिल्कुल सुअर के बच्चे हो। तो ये कहने पर जब बहादुर ने ये सुना तो बहादुर का स्वाभिमान जाग गया और उसने उस दिन कोई काम नहीं किया। जब निर्मला को ये पता चला और निर्मला के हस्बैंड को जब ये पता चला कि बहादुर ने कोई काम नहीं किया, तो जब बहादुर को समझाया गया तो बहादुर ने कहा कि भैया ने हमारे बाप को गाली क्यों दी। तो जब ये बीच बराव हो गया तो बहादुर फिर से अपने काम में लग गया। लेकिन अब किशोर और निर्मला दिन रात बहादुर पर तंज कसने लगे, और अब बहादुर के साथ पैसा वाला व्यवहार बिल्कुल भी नहीं होता था। धीरे धीरे बहादुर के साथ जो इस घर के सदस्यों का व्यवहार था वो बहुत बेकार होता चला गया। एक दिन क्या होते हैं, निर्मला के घर पर कुछ रिश्तेदार आते हैं, और रिश्तेदार के को चाय पानी होने के बाद, बातों की जलेबियाँ छनने के बाद क्या होता है कि जो महिला होती हैं वो इधर उधर कुछ ढूंढने लगती हैं। तो जब उनसे पूछा जाता है कि क्या हो गया है, तब बताती हैं कि 11 रुपये खो गए हैं। तो पूरी का पूरा शक बहादुर पर जाता है। सब बहादुर को पकड़ते हैं, बहादुर को मारते हैं, बहादुर को पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ने पैसे उठाए होंगे। पुलिस को मतलब पुलिस के पास ले जाने के लिए कहते हैं, हर तरीके से मतलब प्रताड़ित करते हैं। लेकिन जब बहादुर ने पैसे लिए ही नहीं तो उससे कहाँ से दे। अब यहाँ से बहादुर को बिल्कुल मतलब कुत्ते की नज़र से ये लोग देखने लगते हैं। बहादुर को न खाना मिलता है, न बहादुर को पानी मिलता है। बहादुर बेचारा बहुत परेशान हो जाता है, एकदम मेंटली फिजिकली पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। जब इन सभी परिस्थितियों में बहादुर को कुछ सहा नहीं गया तो अंततः एक दिन बहादुर बहुत तंग होके दोपहर के समय में अपना बोरिया बिस्तर लेके भाग गया, यहाँ से भी चला गया। जब चला गया तो निर्मला का कोई काम नहीं हुआ, इनका घर गंदा पड़ा रहा। जब शाम को मालिक आए, उन्होंने देखा कि घर बहुत गंदा है, तो निर्मला से पूछा कि बहादुर कहाँ है, तो पता चला कि बहादुर चला गया है। अंततः इन लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और पश्चाताप हुआ। तो इस कहानी से हमें दोस्तों शिक्षा ये मिलती है कि जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं वो मज़दूर को बिल्कुल मज़दूर समझ बैठते हैं और फिर उसका खून निकालने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मज़दूर तो मज़दूर, वो भी तो मानव है, तो हमें मानव के नाते उसके साथ बिल्कुल वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने साथ चाहते हैं। तो दोस्तों इसीलिए तो कहा गया है कि जैसा करोगे वैसा कर भरोगे। अच्छा व्यवहार करोगे तो अच्छा मिलेगा और गलत करोगे तो गलत मिलेगा। तो ये कहानी हमको यही सिखाती है कि मध्यम वर्गीय परिवार में लोग मज़दूर की इज्जत नहीं करते हैं और उसे बिल्कुल मज़दूर की नज़र से ही देखते हैं। तो दोस्तों अगर आपने इस कहानी को ध्यान से सुना होगा तो आप पूरी कहानी लिख पाओगे और 5 नंबर पा पाओगे। अब चलते हैं आगे। अब कहानी पढ़ेंगे लाठी। तो देखो दोस्तों, लाठी कहानी जो है वो शिवानी द्वारा लिखी गई घटना प्रधान कहानी है। बहुत ही मार्मिक कहानी है दोस्तों, इसको सुनते सुनते आपके आंसू आने लगेंगे। बहुत ही बढ़िया कहानी है। तो होता क्या है, इसका जो कथानायक है वो कप्तान जोशी है। कप्तान जोशी की मुलाकात एक दिन एक लड़की से होती है। वो लड़की बिल्कुल यंग एज की होती है, जिसकी उम्र 16 वर्ष होती है। मुलाकात में कप्तान जोशी उस लड़की से पूछते हैं, आपका नाम क्या है। तो लड़की बताती है कि मेरा नाम बानो है। ये सुनकर कप्तान जोशी कहते हैं, तो मुसलमानी नाम है। जब बानो ये बात सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। कप्तान जोशी जब उसे रोता हुआ देखते हैं तो कहते हैं, मैं तो मजाक कर रहा था, आपका नाम तो बहुत अच्छा है। ऐसा होते होते बानो और कप्तान जोशी की मुलाकात बढ़ती रही और एक दिन ये बातें शादी में बदल गईं।
कप्तान जोशी ने बानो से शादी की। बानो 16 वर्ष की थी और शादी के 3 दिन बाद ही क्या होता है कि कप्तान जोशी का बुलावा आ जाता है और उन्हें बसरा जाना पड़ता है। अभी जब बसरा चले जाते हैं तो इस घर के जितने भी सदस्य होते हैं वो बानो का दुरुपयोग करने लगते हैं और बानो से खूब काम लेते हैं और बड़ी मतलब अलग अलग तरीके से प्रताड़ना देते हैं। जैसे कि जो 7 ननदें थीं उनके भतीजी थीं और जो चाचियाँ, सास, ये सभी लोगों के कपड़े धुलना, खाना बनाना। और दोस्तों उस समय तो चक्की भी नहीं चलती थी, मतलब चक्की से आटा पीस के तब खाना बनाना, उड़द पीसना, ये सब बानों से दिन रात काम पड़ता रहा। महीने गुजर गए, 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए। बानो बेचारी बहुत परेशान हो गई और धीरे धीरे बानो को ये लोग तंज कसने लगे कि नमक कम है, ये कम है, वो कम है, मतलब ऐसी तमाम तरीके की बुराइयां बानो के अंदर निकालने लगे कि तुम सही नहीं काम करती हो, ये है वो है। जब ऐसे 6-7 महीने गुजर गए तो पता है एक दिन चलता है कि बानो को जब घर वालों ने ये बता दिया झूठ कि जो सरदार हैं कप्तान जोशी हैं उन्हें जापानी सैनिकों ने पकड़ लिया, वो कभी वापस नहीं आएंगे। तो दोस्तों सोच के देखो, अगर किसी पत्नी से ये कह दिया जाए कि तुम्हारा पति कभी वापस नहीं आएगा तो क्या होगा। तो बानो बेचारी और ज़्यादा परेशान हो गई और मन ही मन रोया करती थी। दिन भर रोना, खाना बनाना, काम करना, ये सब करते करते बानो की हालत फिज़िकली मेंटली पूरी तरह से टूट गई। और ऐसा करते करते चाचियों के ताने, सास के ताने, ससुर के ताने सुन सुन के बानो एकदम पागल जैसी हो चुकी थी और अंततः बानो को क्षय रोग अर्थात टीबी नामक बीमारी हो गई। और जब बानो को क्षय रोग हुआ तो बानो को इन लोगों ने बरामदे में आगे जो बरामदा था उसमें लिटा दिया। 2 साल बाद जब वापसी होती है कप्तान जोशी की तो कप्तान जोशी आकर पूछते हैं कि बानो कहाँ है, तो ये लोग बताते हैं कि बानो बरामदे में है। बानो की हालत देखकर कप्तान जोशी थर्रा उठते हैं और बानो को एक बहुत ही बढ़िया डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर कुछ दिन इलाज करता है और फिर कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब आप इन्हें ले जा सकते हैं। तो कप्तान जोशी बानो को लेकर एक बड़े हॉल सैनिटोरियम में मतलब किराए पर हॉल लेता है और 2 गुना किराया देता है। बानो के साथ रहता है, बानो को दवाई देता है, बानो का जो चार्ट होता है बीपी चार्ट उसे भरता है, मतलब पूरे दिन बानो के साथ लगा रहता है। वहीं नेपाली भाभी रहती थीं। नेपाली भाभी भी टीबी ग्रस्त थीं। उन्होंने जब देखा कि कप्तान जोशी अपनी टीबी ग्रसित बीवी अर्थात बानो की बहुत देखभाल करते हैं तो एक दिन जो नेपाली भाभी थीं वो कहती हैं कप्तान जोशी से, कप्तान जोशी तुम्हें देखकर मेरी छाती में दूध उतर आता है। तुम बताओ अपनी बीवी का कितना ख्याल रखते हो, और एक मेरा पति है जो नशे में धुत पड़ा रहता है, कभी ख्याल ही नहीं करता। अब ये देखते देखते दोस्तों बानो ने जब देखा कि मेरी वजह से तो कप्तान जोशी भी बहुत परेशान हैं तो बानो को अपने पति का दुख सहा न गया। एक दिन बानो रात में वहाँ से चली गईं और जैसे नदी में कूदने वाली थी तो वैष्णवी थी उसके गुरु ने इनको बचा लिया, बशर्ते साड़ी जो थी वो नदी के तट पर छूट गई। तो अगले दिन सुबह जब कप्तान जोशी ने तलाश की तो पता चला कि इनकी साड़ी मिलती है नदी के तट पर। तो बहुत लोग कहते हैं कि लगता है बानो नदी में डूब कर मर गई है। लाश की खूब तलाश कराई कप्तान जोशी ने, लेकिन लाश नहीं मिली। लाश कैसे मिलेगी, जब कोई मरा ही नहीं तो लाश कहाँ से मिल जाएगी। अब क्या होता है कि 1 साल तक इंतज़ार करते हैं कप्तान जोशी, लेकिन 1 साल के बाद कप्तान जोशी पुनः शादी कर लेते हैं और ये शादी प्रभा नामक लड़की से होती है। इससे इन्हें 2 बेटे और 1 बेटी की प्राप्ति होती है। बहुत दिनों के बाद कप्तान जोशी का प्रमोशन हो जाता है और ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाता है। इनकी वैष्णवी से मुलाकात होती है और वैष्णवी के साथ में ही लाटी होती है। दोस्तों वो लाटी कौन थी, वो लाटी और कोई नहीं, वो बानो ही थी। ये बानो अब पागल हो चुकी थी, अब ये बानो को कुछ भी याद नहीं था। जैसे ही कप्तान जोशी ने बानो को देखा, कप्तान जोशी थर्रा उठा और मन ही मन रोने लगा कि ये सब क्या है, बानो तो अभी भी है। लेकिन दोस्तों क्या हो सकता है, वही बात है कि बानो की कोई गलती न होकर भी बानो को पूरे जीवन कष्ट में गुजारना पड़ा। इसीलिए तो लड़कियों से मैं कहता हूँ कि भाई मेहनत करे रहो ताकि आपको भी किसी के ताने बाने और ये सब सुनने ना पड़ें। आप भी किसी परिवार में जाके
अपने आप को सक्षम महसूस कर पाओ, अपने पैरों पर खड़े हो पाओ। तो कहानी हमें यही सिखाती है कि समाज में लोग दुरुपयोग करने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार रहते हैं। ये नहीं समझते हैं कि मानव भी कोई चीज़ होती है। इस तरह से लाठी का दुरुपयोग किया गया और देखो बानों से लाठी बन गई, यानी कोई व्यक्ति, एक कितना सुंदर सा व्यक्ति पागलपन बन गया कुछ लोगों की वजह से। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इन कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप वीडियो लेक्चर को एक दो बार पलट पलट के देख लीजिए, आपको पूरी कहानी याद हो जाएगी बहुत बेहतरीन ढंग से। अब चलते हैं आगे। अब पढ़ते हैं श्रवण कुमार की कहानी। श्रवण कुमार बहुत ही महान व्यक्ति हुए। इन्होंने अपने माता पिता की सेवा करके पूरे संसार में अपने नाम का यश बढ़ाया। तो दोस्तों, जो श्रवण कुमार की जो खंड काव्य है, यानी जो पौराणिक कहानी है, इसे डॉक्टर शिवालक ने लिखा और इन्होंने अपनी कलम की मदद से इसे समाज के अनुसार ढाल दिया। तो इसके प्रथम कुल मिला के इसमें 9 सर्ग हैं। तो इनके 9 सर्ग को आप अगर पढ़ लेते हैं ढंग से तो आप इस प्रश्न का जवाब लिख के आएंगे। 5 नंबर का आएगा, 100% आएगा ही आएगा। आप आराम से इसका जवाब लिख पाओगे। तो इसके जो प्रथम सर्ग में है वो अयोध्या का वर्णन है। तो कैसे लिखोगे कि अयोध्या बहुत ही प्रख्यात नगरी है, प्राचीन काल से ही यह बहुत ही विख्यात रही है। इसे विख्यात बनाने में कुछ महान राजा हुए, जैसे पृथु, जैसे इक्ष्वाकु, जैसे सगर, जैसे दिलीप और रघु। रघु के नाम पर ही अयोध्या को रघुकुल कहा जाता है। सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसे महान प्रतापी राजा अयोध्या से ही हुए और गंगा माता को पृथ्वी पर लाने वाले भगीरथ भी अयोध्या के ही थे। अज के पुत्र दशरथ थे। दशरथ के बारे में अगर क्या कहें, दशरथ के समय में अयोध्या की प्रजा बहुत ही खुश थी। यहाँ कोई भेदभाव नहीं था, सब लोग मस्त रहते थे। दशरथ को धनुष विद्या में बहुत निपुण थे, इन्हें शब्द भेदी बाण चलाना भी आता था। तो इतना आपको प्रथम सर्ग में लिखना है। दशरथ तक ध्यान से अच्छे से समझ लो कि राजा दशरथ जो थे वो बहुत ही प्रतापी राजा थे, इन्हें शब्द भेदी बाण चलाना आता था। इनके समय में इनकी जो प्रजा थी वो बहुत खुश थी, मस्त थी। अब चलते हैं द्वितीय सर्ग पे। द्वितीय सर्ग दोस्तों आश्रम से जुड़ा हुआ है। तो इसमें लिखोगे कि यह आश्रम सरयू नदी के तट पर स्थित था। इस आश्रम में एक मुनि रहते थे जो कि अंधे थे, उनकी पत्नी साथ में रहती थी। यहीं पर श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर आया करते थे और यहाँ पर कुछ दिन बिताया करते थे। अब चलते हैं तृतीय सर्ग पे। इस सर्ग में दोस्तों याद रखना कि तृतीय सर्ग आखेट से जुड़ा हुआ है। होता क्या है कि गोधूली वेरा होती है तो दशरथ भोजन वोजन करके अपने सारथी को बुलाते हैं कि कल सुबह आखेट पर निकलना है, कि मुझे कल शिकार करने के लिए जाना है। तो रथ तैयार हो जाता है। राजा दशरथ जंगल पहुंचते हैं, छिपकर बैठ जाते हैं हिरण का इंतज़ार करते हुए। किसका इंतज़ार? हिरण का इंतज़ार करते हुए, क्योंकि वहाँ सरयू नदी थी। तो सुबह सुबह क्या होता है कि जो श्रवण कुमार थे उनके माता पिता को प्यास लगती है, जिसे पानी लेने के लिए श्रवण कुमार इस सरयू नदी के तट पर आते हैं और जैसे ही घड़ा इस नदी में बोरते हैं तो वहाँ से आवाज़ आती है। और चूँकि राजा दशरथ को शब्द भेदी बाण चलाना आता था तो उसी आवाज़ पे इन्होंने बाण चला दिया और वो बाण जाके किसे लग जाता है? श्रवण कुमार को लगता है। श्रवण कुमार यहाँ से चिल्लाते हैं, हे भगवान। ये आवाज़ सुनकर राजा दशरथ समझ जाते हैं कि मुझसे कोई बहुत बड़ा पाप हो गया है। राजा दशरथ भागते हुए यहाँ पर आते हैं। तो यहीं तक आपको तृतीय सर्ग में लिखना है आखेट के बारे में, राइट। अब चलते हैं चतुर्थ सर्ग पे। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, इस सर्ग में राजा दशरथ आते हैं, देखते हैं कि श्रवण कुमार को बाण लग चुका है। तो श्रवण कुमार जैसे ही राजा दशरथ को देखते हैं कहते हैं, राजन तुमने मुझे नहीं मारा है, तुमने मेरे अंधे माता पिता को मार दिया है, क्योंकि उनका मेरे सिवा और कोई सहारा नहीं है। अब राजा दशरथ माफ़ी मांगते हैं, लेकिन वही बात है कि अब तो कल्याण हो चुका है, तो माफ़ी मांगने से फ़ायदा भी क्या है। इन्होंने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा यह है कि तुम जाओ और मेरे माता पिता को पानी पिला के आओ। इतना कह के श्रवण कुमार तो स्वर्गवास को सिधार गए। राजा दशरथ ने क्या किया कि इनके पास सारथी को रोका और खुद पानी लेकर चल दिए। अब चलते हैं पंचम सर्ग पर। पंचम सर्ग में आपको लिखना है
कि राजा दशरथ बहुत ज़्यादा भयभीत थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा आशंकित थे। इनके मन में बहुत दया आ रही थी, करुणा आ रही थी, लेकिन करें तो क्या करें, क्योंकि अब तो श्रवण कुमार मर चुके थे। तो इन्होंने क्या किया, पानी लिया और ये चल दिए। कहाँ के लिए? आश्रम के लिए। चलते चलते जब आश्रम पहुँचे तो यहीं तक आपको इस पंचम सर्ग में लिखना है कि राजा दशरथ इस घटना से बहुत ज़्यादा पश्चातापित हुए, बहुत ज़्यादा पश्चाताप कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आशंकित थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा करुणामय थे। इन सभी ऐसे ही द्वंद्व इनके दिमाग में चल रहे थे। फिर इन्होंने पानी लिया और पानी लेकर चल दिए। तो कहाँ पहुँचते हैं? आश्रम। बस यहीं तक आपको इसमें लिखना है पंचम सर्ग में। अब चलते हैं षष्ठ सर्ग पे। अब दोस्तों इस षष्ठ सर्ग में क्या है, मार्मिक प्रसंग है। क्या होता है, राजा दशरथ जैसे ही उस कुटिया में प्रवेश करते हैं, उस आश्रम में प्रवेश करते हैं, तो जो श्रवण कुमार के माता पिता हैं वो पिता उनके कहते हैं, कहाँ पुत्र थे मेरी लकुटी, वाहन मेरे मेरी आँखें, कि हे पुत्र तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, तुम ही मेरे वाहन हो, तुम ही मेरी आँखें हो, तुम ही मेरी लकुटी हो, तुम कहाँ थे? जब ये बातें सुनते हैं राजा दशरथ तो और दुखी होते हैं। राजा दशरथ ने क्या किया, राजा दशरथ ने बताया कि मैं आपका पुत्र नहीं बल्कि मैं राजा दशरथ हूँ। ये सुनकर श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने उन्हें प्रणाम किया, राजन आपका स्वागत है। लेकिन राजा ने जब ये बताया कि मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है कि मैंने अपने शब्द वेदी बाण को छोड़ दिया जिससे तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई है, यह बात सुनकर ये बहुत दुखी हुए। इतना दुखी हुए कि इनसे जब दशरथ ने कहा कि मुझसे गलती हुई है और गलती से ऐसा हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर जो श्रवण कुमार के माता पिता थे उन्होंने क्या कहा कि आपने अगर ये सह के किया होता तो आपका यह पाप भोगने के लिए आपकी पूरी प्रजा भी जिम्मेदार होती, बल्कि यह आपसे धोखे में हुआ है तो इसके जिम्मेदार केवल आप ही होंगे। अब इतना ही आपको इस षष्ठ सर्ग में लिखना है। अब लिखना है सप्तम सर्ग में। सप्तम सर्ग में लिखना है कि राजा श्रवण के माता पिता बहुत दुखी थे और दुखी होने की वजह से उन्होंने कहा, हे राजन, जिस प्रकार आज पुत्र वियोग में मैं प्राण त्याग रहा हूँ, एक दिन तुम भी पुत्र वियोग में ही प्राण त्यागोगे। तो वही श्राप आगे चल के दशरथ को लगता है और जब राम चले जाते हैं वनवास तो दशरथ की मृत्यु होती है। अब चलते हैं अष्टम सर्ग पे। तो अष्टम सर्ग में क्या है, अष्टम सर्ग में क्या होता है कि जब ये इतना श्राप दे देते हैं तो ये इच्छा मृत्यु को ग्रहण कर लेते हैं। जब इच्छा मृत्यु को ग्रहण कर लेते हैं तो श्रवण कुमार के माता पिता भी स्वर्ग को सिधार जाते हैं। लेकिन राजा दशरथ बहुत दुखी हैं यहाँ पे, और जब ये स्वर्ग को सिधार जाते हैं तो ये लोग तो मोक्ष को प्राप्त हो गए। अब बचे राजा दशरथ। तो राजा दशरथ के बारे में फिर नवम सर्ग में बताया गया है कि राजा दशरथ बहुत दुखी थे, पश्चाताप कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, और ये सब इनके दिमाग में विचार चल रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब उपसंहार था। ऐसी ही तमाम बातें इनके दिमाग में चल रही थीं। इन सभी बातों का हल लेने के लिए ये अपने राज्य की तरफ जा रहे थे, मतलब अपने घर की तरफ वापस जा रहे थे। लेकिन राजा दशरथ भी बहुत दुखी थे क्योंकि राजा दशरथ से ये सब धोखे में हो गया था। तो दोस्तों यहीं तक ये कहानी संपन्न होती है। उम्मीद है कि आप श्रवण कुमार के इस वर्णन को अच्छे से कर पाएंगे। अगर चरित्र चित्रण पूछ रहे राजा दशरथ का तो दशरथ के बारे में ज़्यादा लिखना, श्रवण कुमार का पूछ दे तो श्रवण कुमार के बारे में लिखना, और दोनों के बारे में लिखना कि ये दोनों श्रवण कुमार बहुत ही महान और पिता और माता के बहुत बड़े भक्त, ऐसा भक्त न हुआ आज तक और न ही होने की कोई उम्मीद है अभी तक। तो ऐसे श्रवण कुमार के बारे में बढ़िया सा लिख देना है बढ़ा चढ़ा के, ताकि आपको 5 नंबर पूरे मिल सकें। तो दोस्तों हमने आपके 20 नंबर पूरे करा दिए हैं। अब अगला वीडियो अगले लेक्चर के साथ नए नए नंबर की कहाँ से कितना आएगा वो बताते हुए अगले लेक्चर में बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद।